आज का टॉपिक है चुनाव में भागीदारी। देखो ये क्या होता है, भागीदारी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट कहते हैं। कि चुनाव में कैसे कैसे भाग लिया जाता है या कौन कौन से लोग चुनाव में किस प्रकार से भागीदारी निभाते हैं। देखो इसमें दो तीन शब्द आपको देखने हैं। पहला है परिवारवाद, ठीक है, आप इनको अलग से नोट कर लें। वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, एक एक करके मैं बताता हूं। चुनाव में भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चुनाव में किसी भी व्यक्ति की भागीदारी चुनाव में टिकट के साथ होती है। किसके साथ होती है? टिकट। और ये टिकट कहां से होता है? पार्टी का होता है, पार्टी का। ये टिकट इस प्रकार का नहीं है कि आप जाकर मूवी देख लें, आप आइसक्रीम ले लें उस टिकट से। ये है चुनाव लड़ने का टिकट। ये आपको परमिशन मिलती है, अनुमति है एक तरीके की। क्या है ये? अनुमति। किस चीज के लिए? कि आप क्या लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में भागीदारी निभा सकते हैं। और इस भागीदारी के लिए आपको संबंधित पार्टी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की क्या दे देती है? परमिशन दे देती है। इसे ही क्या कहा गया है? टिकट कहा गया है। आज बच्चे कम कैसे हैं? क्लास का टाइम तो यही है भाई, रेगुलर क्लास लिया करो। कुछ बच्चे एक दिन छोड़कर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 2 दिन छोड़ के। नहीं, कंटिन्यू क्लास। क्योंकि अगर कंटिन्यू क्लास नहीं होगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। एक चीज दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं। देखो फिर से बताता हूं मैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? चुनाव में भागीदारी। भागीदारी को क्या कहते हैं? हिस्सेदारी या पार्टिसिपेट। चुनाव में भाग लेना क्या कहलाता है? भागीदारी कहलाता है। इसका मतलब हर कोई चुनाव में भाग ले सकता है क्या? नहीं। हर कोई चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं। हर कोई उम्मीदवार बन सकता है क्या? नहीं। निर्दलीय बन सकता है, बिना टिकट के बन सकता है। पार्टी से तो टिकट लेना ही पड़ेगा। पार्टी का अगर चुनाव लड़ना है तो टिकट आपको लेना ही पड़ेगा। और ये टिकट चुनाव लड़ने की क्या होती है? अनुमति होती है। चुनाव लड़ने की क्या होती है? अनुमति होती है। इतनी बात समझ में आई कि यदि किसी व्यक्ति को क्या मिल जाता है? टिकट मिल जाता है। किसका मिल जाता है? पार्टी का मिल जाता है। तो वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। अब इस टिकट में कौन कौन से ऐसे काम है शॉर्टकट जो गलत तरीके से अपना लेते हैं? आप उन्हें देखा था कि भारत के संविधान में राजनीतिक समानता है। संविधान में कौन सी समानता है? राजनीतिक। एक कौन, इसमें क्या होता है? चुनाव लड़ना और मतदान करना का, मतदान करना और चुनाव लड़ना सभी भारतीय समान है। यही पढ़ा था हमने कि भारत का संविधान क्या कहता है? 2 चीजों में हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी न्याय? 3। उसमें से एक न्याय कौन सी? राजनीतिक समानता वाली। और राजनीतिक समानता क्या कहती है? कि चुनाव लड़ना हो या वोट डालना हो, या तो मैं खुद खड़ा हो जाऊं या मुझे वोट डालना है, दोनों ही कंडीशंस में सभी भारतीय समान हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है जो चुनाव की शर्तों को पूरा करता हो। शर्त समझ में आ रही है? शर्त किसकी पूरी करनी है? चुनाव की शर्त पूरी करनी है।
और चुनाव वो लड़ सकता है। दूसरा, आप वोट डाल सकते हैं यदि वोट डालने का आपको अधिकार है, आपकी शर्तें पूरी हो रही है तो। ये काम कौन कर सकते हैं? सभी भारतीय कर सकते हैं, सभी इंडियंस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अब इसका मतलब ये हुआ कि टिकट भी सब ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टिकट भी सब ले सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, चुनाव लड़ने के कितने तरीके? दो। या तो आप क्या, कहां से चुनाव लड़ें? पार्टी से, या कैसे? निर्दलीय। ठीक है, निर्दलीय का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी दल से नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी दल विशेष से संबंधित नहीं है, क्या कहलाता है? निर्दलीय कहलाता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी विशेष से लड़ना चाह रहा है, पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सपा है ना, बहुत सारी है, टीएमसी है, दुनिया भर की पार्टियां भारत में है। तो कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाह रहा है? आम आदमी पार्टी है, उस पार्टी का वो टिकट लेगा। यहां तक इतनी बातें समझ में आई कि टिकट क्या कौन देती है? पार्टी देती है। टिकट एक प्रकार की क्या है? परमिशन है। और ये परमिशन किसकी है? चुनाव लड़ने की है। भारत का संविधान सबको क्या कहता है कि पूरा भारत क्या है? समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, चुनाव लड़ सकते हो और मतदान भी कर सकते हो। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? क्लियर है बेटा? सर। ठीक यस है, सर। ठीक है। यस सर। तो टिकट क्या होता है? पार्टी के द्वारा पार्टी के चुनाव द्वारा लड़ने दिया की गया। परमिशन दी गई है ना, पार्टी के यस सर। द्वारा चुनाव लड़ने के लिए दी गई परमिशन, पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने की दी गई अनुमति क्या कहलाता है? टिकट कहलाता है। निर्दलीय को टिकट कौन देता है? कोई नहीं निर्द देता सर। कोई नहीं देता, क्योंकि उसको टिकट की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे। देखो, भारत का संविधान क्या कहता है कि बिना किसी भेदभाव के कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी टिकट ले सकता है। लेकिन ये वाले सब लोग ऐसा नहीं होने देते हैं। इनकी परिभाषा देखते हैं। राजनीति में अपने निकटवर्तियों को या परिवार के सदस्यों को राजनीति में आगे आना, आगे लाना या उन्हें सॉरी या उन्हें आसानी से टिकट देना। क्या देना? टिकट देना। क्या कहलाता है? परिवारवाद या वंशवाद कहलाता है। एक ही चीज है। समझ में आ रही है बेटा बात? कि राजनीति यस में सर। अपने निकटवर्ती या परिवार के सदस्यों को ही केवल राजनीति में आगे लाना क्या कहलाता है? परिवारवाद या वंशवाद कहलाता है। उदाहरण देखो, सबसे पहले कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जी? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? इंदिरा जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी, है ना? इंदिरा गांधी के कितने बच्चे हुए? दो। एक कौन है? राजीव गांधी, और एक है संजय गांधी।
ठीक है, इनका तो हो गया स्वर्गवास एक एक्सीडेंट में। राजीव गांधी के कितने बेटे? 2 बेटे। एक तो राहुल गांधी और दूसरे कौन से? प्रियंका वाड्रा, या यूं कह सकते हैं प्रियंका गांधी। आप जितने भी नाम सुन रहे हैं, आप जितने भी नाम सुन रहे हैं सब राजनीति में है। बताओ इंदिरा गांधी जी को कौन नहीं जानता? तो नेहरू जी के बाद उनकी जो राजगद्दी थी, उनका जो पद था कांग्रेस में, किसको मिल गया? इंदिरा गांधी को, है ना। किसके आधार पर मिला? परिवार वंशवाद के आधार पर मिला। इंदिरा गांधी जी की गद्दी किसको मिल गई? राजीव गांधी जी को मिल गई। किसके आधार पर मिला? परिवारवाद या वंशवाद के आधार पर मिला। राजीव गांधी जी की गद्दी किसको मिल जाएगी? राहुल गांधी जी को मिल गई, जो सोनिया गांधी जी के पास थी। राजीव गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? सोनिया गांधी जी था, है ना। राहुल गांधी जी की माता जी का नाम क्या है? सोनिया गांधी जी थी, है ना। राजीव गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? सोनिया जी, जो भी है ना वो। तो इनकी 2 संतानें थी, तो राहुल गांधी जी को मिल गया। आप मुझे ये बताएं, यदि राहुल गांधी जी गांधी परिवार से नहीं होते तो शायद राजनीति में भी नहीं होते, और अगर होते तो इतने बड़े पद पे इतनी आसानी से नहीं पहुंचते। समझ में आ रही है बेटा बात? सर। ठीक है ना। जैसे बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेटा बेटी को क्या दे देते हैं? आसानी से टिकट्स दे देते हैं। जैसे राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं जो नोएडा से खड़े हुए थे, है ना। तो ये क्या है? वंशवाद है। ये सब पार्टियों में है, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी, सब में है। ममता बनर्जी के भतीजे की टिकट मिली है ना। तो बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता, ऐसे कोई पार्टी नहीं है जिसमें वंशवाद और परिवारवाद ना हो। जो ज्यादा था वो किसमें था? कांग्रेस में था। इसीलिए मैंने उदाहरण यहाँ दे दिया, जिनको आम भाषा में ये एक तरीके से देखा जाता है। बहुत सारे लोग अपने पद, जब बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, तब वो अपनी टिकट्स या अपनी जो सत्ता है वो अपने परिवार के लोगों को छोड़ देते हैं, या उनके परिवार के लोग उस पर कायम हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? अपनी योग्यता की वजह से नहीं, ज्यादा योगदान उनके पेरेंट्स का होता है। यानी कि परिवार में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सत्ता का ट्रांसफर होना या राजनीति का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? परिवारवाद या वंशवाद कहलाता है। जैसे आप सब लोग टिकट लेने जा रहे हो, सबकी उम्र 25 साल हो गई, और भारत में आप लोग क्या बनना चाहते हो? सांसद बनना चाहते हो। आपको पता है भारत में सांसद की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो क्या आपको टिकट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। निर्दलीय तो आप चुनाव लड़ सकते हो, आसानी से टिकट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप बड़े राजनीतिक घराने से नहीं है, बड़े नेता हमारे पेरेंट्स नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान होगा। इतनी बात समझ में किसके नहीं आई बेटा? परिवार वंशवाद आया समझ में? यस सर। ये चुनाव की भागीदारी को क्या करता है? प्रभावित करने वाला तत्व है। दूसरा देखो, जातिवाद। आप जानते हो भारत के लिए क्या है? अभिशाप है। अभिशाप एक तरीके से, है ना। और भारत के लिए एक तरीके से ये संकट है। क्या है? संकट है, क्योंकि जाति पाति कुछ होती नहीं है, एक ही जाति होती है, वो है इंसानियत की। हम सब क्या हैं? इंसान हैं। और दूसरी जाति हमारी भारतीय है। पहली जाति तो क्या है? इंसान, मानव। और दूसरी जाति क्या है? भारतीय। बाकी इसके अलावा जो भी है, धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, वो इंसान ने अपने लालच के लिए बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? लालच के लिए। आप बताएं कि दो लोग, दो जाति के लोगों का ब्लड में अंतर कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। दो अलग अलग धर्म के लोगों में अंतर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हुआ कि सब इंसान क्या हैं? एक हैं।
ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब क्या है, समान हैं। और भारत के पिछड़ने का मूल कारणों में से एक है जातिवाद। हमारे यहाँ जातिवाद ज्यादा होने के कारण भारत बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। हमारे यहाँ जाति आधारित झगड़े होते हैं, जाति आधारित चुनाव होते हैं, जाति आधारित दबाव समूह होते हैं, जाति आधारित सत्ता में मंत्री होते हैं, है ना। तो ये जातिवाद बड़ा एक धीमक की तरह देश को खा रहा है, जबकि जातिवादी कुछ होनी ही नहीं चाहिए। वास्तव में क्या होना चाहिए कि हम सब क्या है, इंसान है, और हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्या है, इंडियन, देश के हित के लिए काम करना चाहिए। जातिवाद क्या होता है ये देखो, जातिवाद का मतलब है अपने जाति के लोगों, अपनी जाति के लोगों को ही आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। देखो, प्रत्येक नेता का एक उद्देश्य होता है कि वह देश हित में काम करे। क्या करे, देश हित में काम करे। क्योंकि जब तक वो नहीं जीता था तब तक उसके कोई विरोधी थे, लेकिन जब वो जीत गया तो वो पूरे देश का नेता बन गया। अब पूरा देश उसका है, प्रत्येक नागरिक उसका है, तो उसे जाति पाति नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ चरम पर क्या होता है, जातिवाद होता है। इसमें अपनी अपनी जाति के लोगों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर भाई भतीजावाद, ये भी किसका उदाहरण है, परिवार और वंशवाद का है। यानी कि अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों को, अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों को राजनीति में शामिल करना क्या कहलाता है, भाई भतीजावाद कहलाता है। जैसे गहलोत साहब के बेटे हैं वैभव गहलोत साहब, आरसीसी के अध्यक्ष हैं, है ना। दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं हमारे विधानसभा से, उनके जो बेटे हैं वो भी अभी सत्ता की दौर में आ रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र से, उनके बेटे भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में ही है, सब जगह ही है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई सी भी पार्टी क्यों ना हो, सब में ये विवाद स्थापित हैं। तो परिभाषा समझ में आई, परिवारवाद, वंशवाद और भाई भतीजावाद एक ही चीज है। यानी कि अपने निकटवर्ती पड़ोसियों को, निकटवर्ती परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हर हाल में उन्हें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। और लाभ भी किसको चाहिए, केवल अपने ही लोगों को मिलना चाहिए। ऐसी बातें कौन कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं। अब देखो भागीदारी, चुनाव में भागीदारी, है ना। इसमें एक तो हमने देख लिया समानता का अधिकार है, ठीक है। चुनाव में भागीदारी का, समानता का अधिकार हमने देख लिया कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। फिर इसमें दूसरा क्या करता है, पैसे वाले, ये प्रभावित करने वाले हैं, पैसा, है ना, शक्तिशाली लोग। दूसरा बिंदु ये देखो, समानता तो कैसा है, पॉजिटिव, अपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं एक साथ ही दे रखे हैं ना। चुनाव में भागीदारी को प्रभावित करने वाले तत्व, तो इसमें पहला कौन सा है, समानता का अधिकार हमने देख लिया। दूसरा देखो, पैसा और शक्तिशाली लोग। आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं उन सब में क्या दिखाया जाता है कि जो विलेन होता है, नेगेटिव रोल वाला जो बंदा होता है, वो कैसा होता है, पैसे वाला होता है। और पैसे के दम पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करता है, इतना ज्यादा अपराध करता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। और ये लगातार हमें देखने को मिलता है। तो जितनी भी पार्टियां हैं,
जितनी भी क्या है पार्टियां, ये पार्टियां क्या करती हैं, ये व्यक्ति को नहीं देखती, व्यक्ति को नहीं देखती हैं, जबकि क्या देखती हैं, व्यक्ति को ले लो, इसकी जगह आप उम्मीदवार कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, उम्मीदवार। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा। इनका मानना है कि पैसे के दम पर चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। यदि किसी उम्मीदवार के पास, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा बहुत है तो उसे हराने वाला कोई नहीं है, आम जनता को वो क्या कर देगा, आसानी से कन्वेंस कर लेगा, अपनी तरफ आसानी से मोड़ लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा। और पैसे के दम पर, पैसे की ताकत पर शक्तिशाली लोग आसानी से अपनी तरफ चुनाव को मोड़ लेते हैं। इसमें पार्टियां ये सोचती हैं टिकट देते समय कि पैसे वाले लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात किसके समझ में नहीं आई बेटा, दूसरी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तीसरा देखो, तीसरा में है लालच, भय, धमकी, लालच, भय, धमकी, और भी कुछ हो सकता है ना, शराब, खाना आदि। आप जानते हो कि भारत में बहुत सारे लोग कैसे हैं, गरीब हैं, और वो गरीबी के चक्कर में क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, लालच, इसको क्या कहते हैं, एक प्रकार से ये लोकतंत्र के लिए ये भी एक समस्या है भागीदारी निभाने में। लालची लोग क्या करते हैं, या ऐसे नेता जिनको ये पता है कि 100, 200, 500 रुपए में मुझे वोट मिल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, पैसा भिजवाते हैं गरीब लोगों के, और उनके लिए 500 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति के लिए 2 वक्त का खाना बहुत मायने रखता है। तो उसी लालच में वो क्या कर देते हैं, वोट डाल देते हैं, किसको, पैसे वाले अमीर व्यक्ति के पक्ष में। समझ में आ रही है बेटा? पहला कारण क्या है कि लालच में आ जाते हैं। कौन से लालच में आ जाते हैं, पैसे के लालच में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, गरीब आदमी। और इसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है कि हर हाल में उसे तो आजीविका के लिए क्या चाहिए, पैसा। दूसरा देखो, भय। जो पैसे वाले लोग हैं वे गरीब आदमी को क्या करते हैं, डराते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो फिर आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, आपको तो रहना यही है, नेताजी भी यही है, हम भी यही है, कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। बेचारा भय धमकी के कारण इन कार्यों को पूरा करते हैं। शराब, खाना, है ना, और बहुत सारे जो गलत शौक हैं वे चुनाव में पूरे किए जाते हैं, ताकि क्या मिल सके, वोट मिल सके, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, चुनाव को सीधे सीधे क्या करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं, भागीदारी में कहीं ना कहीं रोल अदा करते हैं। बताओ बेटा, इसमें क्या दिक्कत आई तीसरे बिंदु में? सर समझ में आ गया। अगला देखो, सर समझ में आ गए। अमीरों का मतदान में भाग ना लेना, अमीरों का मतदान में भाग ना लेना, ये भी एक चुनाव भागीदारी को प्रभावित करने वाला तत्व है। आपने देखा होगा गांव में एक डायलॉग हमने बहुत सुना है, हम वोट देने क्यों जाएं, हमारे क्या अनाज डालने आएगा क्या, है ना। ये सुना होगा आपने कि हम वोट देने क्यों जाएं, क्या सरकार हमारे यहाँ क्या डालने आएगी, अनाज डालने आएगी क्या। ये बात आपने खूब बार सुनी होगी, सुनिए ना। आपने देखा यस होगा सर।
आपने देखा होगा जो पैसे वाले लोग हैं वो घंटों चुनाव की लाइन में लगते हैं क्या? नहीं। नो सर। हमारे घर से भी शायद सब लोग चुनाव में वो भागीदारी नहीं निभाते, नहीं निभाते ना। घर के जो सर यंगस्टर लोग हैं वे तो चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग हैं, जो नौकरी वाले लोग हैं, वे चुनाव में भाग नहीं लेते। सही कह रहा हूं ना? सर लेते हैं। 100%। अमीर लोग कहाँ लेते हैं? हम तो मध्यम हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो कौन से? उच्च। एक कौन से? मध्यम। एक कौन से हैं? निम्न। ये 2 तो लेते हैं, ये नहीं लेते, और लेते हैं तो कम मात्रा में लेते हैं। देखो, निम्न लोग कौन से हैं? वे लोग जिनके सुबह शाम के खाने की दिक्कत है। सुबह शाम के खाने की क्या है? दिक्कत। मध्यम वर्ग जो भविष्य की चिंता करता है, भविष्य की चिंता। इसका मतलब इसमें आज में कोई दिक्कत नहीं है, आज तो वो बढ़िया स्थिति में है, बढ़िया कमाता है, बढ़िया खाता है, लेकिन भविष्य के लिए पास पैसा नहीं है और होगा भी नहीं, है ना। उच्च वर्ग ये, इसको किसी की टेंशन नहीं होती, किसी भी चीज की टेंशन नहीं, ना तो नौकरी की टेंशन, ना पैसे की टेंशन, ना रोजगार की टेंशन, किसी काम की टेंशन नहीं है। ये क्या है? उच्च वर्ग है। इसके पास इतना पैसा है, खुद को भी नहीं पता कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है। ठीक है, इस वर्ग में तो शायद ही कोई आता होगा, है क्या कोई ऐसा? उच्च वर्ग में हम लोग नहीं आते। हम किस में आते हैं? मध्यम वर्ग में। और निम्न वर्ग में भी हम नहीं आते। ये दोनों वर्ग क्या करते हैं? मतदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके और कुछ लोग इसके मतदान नहीं करते, इसके लगभग सभी करते हैं। गरीब आदमी तो सभी वोट डालने जाते हैं। इसका फायदा कौन उठाते हैं? ये हमारे नेताजी। और हमारे यहाँ हम वादे तो बहुत कर सकते हैं, आरोप तो बहुत लगा सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। उनसे पूछे कि आप वोट देने कितने लोग गए थे और कब गए थे, तो उनका जवाब होगा मतदान नहीं दिया था। और वो कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, है ना। यही कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। कम संख्या में मतदान ये भी प्रभावित करता है। देखो क्या होगा इसमें, क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति जीत जाता है। अयोग्य व्यक्ति क्या करता है? जीत जाता है। ये दिक्कत है। देखो कैसे, एक व्यक्ति क्या था? पैसे वाला। दूसरा व्यक्ति क्या था? गरीब। अच्छा कौन था? गरीब। हारना किसे चाहिए था? पैसे वाले को। सही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पैसे वाला ही गलत हो, नहीं। पैसे वाले ने क्या की? शराब पिलाई, खाना खिलाया और बहुत सारे जनता के शौक पूरे किए, और जनता ने वोट किसको दे दिए? पैसे वाले को। जबकि देने किसको चाहिए थे? गरीब को या आम आदमी को। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पैसे वाला गलत होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर गरीब सही होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पैसे के दम पर गलत आदमी जीत जाता है, जो सही चीज नहीं है। समझ में आई बेटा बात? यस सर। बस इसमें यही टॉपिक है। अगला टॉपिक है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, जो हमने आधा तो पहले ही कर लिया था। कर लिया था ना? निर्वाचन आयोग पढ़ा था ना? अरे निर्वाचन आयोग नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा था। 25 जनवरी कब बना था? 1900 पढ़ाई नहीं, इसका मतलब 50 में। 25 जनवरी 1950 में पढ़ा था हमने कि क्या बना था? निर्वाचन आयोग। पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। बिल्कुल याद आ गया ना। तो 25 जनवरी को क्या है? मतदान दिवस। क्या है?
मतदान दिवस। और आपको जरूर जरूर वोट करना चाहिए जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। और मतदाता सूची में क्या होगा, नाम, तो जरूर वोट डालना चाहिए। इसका क्या फायदा होता है कि सही सरकार बनती है। निष्पक्ष चुनाव में देखो, एक तो योग्य व्यक्ति को चुनना, क्या करना है, योग्य व्यक्ति को क्या करना है, चुनना है। तो पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है कि योग्य व्यक्ति का क्या हो जाए, चुनाव। दूसरा, लालच, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, शराब आदि, इन सब पे क्या लगे, रोक लगे। चौथा क्या है, नियमों में कठोरता हो, नियमों में क्या हो, कठोरता हो। तो इससे क्या हो सकता है, निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाया जा सकता है ना। टॉपिक क्या है हमारा, निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाया जा सकता है। और निष्पक्ष चुनाव कौन करवा सकता है, निर्वाचन आयोग। इसीलिए हमने क्या बनाया, निर्वाचन आयोग बनाया। कब बनाया, 25 जनवरी 1950 को बनाया। इसलिए 25 जनवरी को क्या है, मतदान दिवस है। क्या है, योग्य व्यक्ति का चुनाव, कि जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं को चुनना चाहिए, अयोग्यों को नहीं चुनना चाहिए। दूसरा, लालच, शराब आदि पर क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। कि ज्यादा मात्रा में जो लोग शराब पिलाकर या यूं कहें कि लालच देकर अपनी तरफ वोटों को लाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। नियमों को कठोरता से लागू करना चाहिए। अब ये नियम लागू कौन करेगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। अब देखो एक नया नियम आया, नोटा, है ना। बात हुई थी क्या अपनी नोटा की, नोटा से संबंधित कोई बात हुई थी क्या, नो सर। नहीं। देखो क्या है, जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ये अपनी ईवीएम है, देख लो आज ईवीएम कैसी होती है। ईवीएम का चित्र बनाते हैं अपन। इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा जो म्यूजिक निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इतने बड़े, उसको बोलते हैं कुछ अजीब सा नाम होता है उसका, है ना। उसमें यहां पर तो ऐसे एक बॉक्स बना रहता है, इसपे है नाम उम्मीदवार के। यहां तो यहां पर होगा चुनाव चिन्ह, यहां पर क्या होगा, चुनाव चिन्ह। यहां पर एक सबसे ऊपर 2 लाइटें होंगी, एक ग्रीन और एक रेड, ये अलग ही होंगी ऊपर, है ना। फिर यहां पर चुनाव चिन्ह के आगे होगी एक ग्रीन लाइट यहां। बस यही आपकी ईवीएम है। व्यक्ति का नाम, चुनाव चिन्ह, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें एक ग्रीन बटन होगा, ऊपर 2 बटन और होंगे। यहां पर फिर दूसरे व्यक्ति का नाम, उसके पार्टी का चुनाव चिन्ह, और फिर यहां पर भी बटन। सेम कंडीशन यहां भी होंगी। हमने कितने उम्मीदवार लिए थे, 4, तो 4 बॉक्स ऐसे बन गए। और 5वां जो बॉक्स आएगा वो आएगा नोटा का, इसमें भी चुनाव चिन्ह कुछ नहीं, बटन आएगा। इतनी बातें समझ में आई। हम क्या देख रहे थे, ये चित्र किसका है, ईवीएम का। ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये भारत में कब लागू की गई, 2004 से। कब लागू की गई, 2004 से पूरे भारत में। आई कब थी, 1990 के दशक में, ठीक है। आती तो कब है, 1990 के दशक में। और पूरे भारत में लागू कब हुई, 2004 से ये लागू हुई। अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है,
उम्मीदवार कितने खड़े किए हमने? 4। चारों के क्या कर लिए हमने? नाम लिख दिए। और उसके आगे का बटन आपको एक ही चुनना है, क्योंकि हमारे मतदान पद्धति कौन सी थी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, जिसकी बात हमने की थी कि किसी भी व्यक्ति को एक वोट ज्यादा मिलेगा वही जीतेगा। और इसमें एक व्यक्ति कितना वोट डालता है? एक। भारत में जो लोकसभा में विधानसभा में प्रणाली है उसमें एक व्यक्ति वोट कितना डालेगा? एक। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। पहला, या तो इन चारों में से एक वोट डाल दो। समझ में आ रही है बेटा बात इतनी? यस सर। या तो आप इन चारों में से किसी एक को डाल दो। जैसे मान लो यहां डाल दिया आपने वोट कि भाई तीसरे नंबर का व्यक्ति जीते। लेकिन अगर आपको ये लगता है, कई मेरे जैसे भी होंगे, कि ये तो चारों ही सही नहीं है, चारों ही चोर व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अब क्या किया जाए? ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि उम्मीदवार 4 खड़े किए और चारों ही सही नहीं लग रहे मेरे को, तो मैं फिर नोटा को चुनूंगा। यहां इसको, यानी कि मेरा वोट खाली जाएगा, मुझे इनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। अब आप पूछोगे किस नोटा का फायदा क्या हुआ? कि भाई 4 को तो हमने वोट दिया नहीं, अगर 4 को वोट देते तो हमारा वोट काउंट होता, उसका कुछ फायदा होता, वो कहीं जुड़ता। लेकिन क्या 5वां वोट गिनेगा? क्या नोटा का वोट गिना जाएगा क्या? तो नहीं। अभी वर्तमान तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हमें नोटा का कोई फायदा पहुंचे। अर्थात नोटा केवल इसलिए दिया गया है ताकि ये पता किया जा सके कि संबंधित क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका योग्यता का आकलन या उनकी पॉपुलैरिटी का आकलन कहीं कमजोर तो नहीं था। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो जाए कि यदि नोटा का प्रतिशत, क्या नोटा का प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा हो, जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों से ज्यादा हो, तो कुछ हो सकता है। तो फिर क्या होगा? हो सकता है चुनाव दोबारा हो कि आम जनता ने जीतने वाले से ज्यादा वोट किसको दे दिए? नोटा को। इसका मतलब जनता उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रही है। भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ यहां तक क्या बात समझ में नहीं आई? ठीक है, लिखो, सवाल लिख यस लो। सर। ईवीएम का पूरा नाम लिखें। यहाँ अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, निर्वाचन संबंधित, है ना? कल चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। ईवीएम का पूरा नाम लिखें। दूसरा लिखो, पूरे भारत में ईवीएम, पूरे भारत में ईवीएम कब लागू की गई? पूरे भारत में ईवीएम कब लागू की गई? अगला लिखो, भारत में